सो गाइज आज है संडे और आज हम लोग का बालसा का इंटर्नशिप का ब्लॉग तो नहीं आने वाला है क्योंकि आज है बालसा में छुट्टी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज़ से साथ ही कुछ लीगल नॉलेज एक ब्लॉग के माध्यम से देने के लिए एक छोटा सा वीकेंड ब्लॉग बनाऊँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि आज पूरे दिन मैं क्या क्या पढ़ता हूँ और क्या क्या करता हूँ, और साथ ही साथ कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन जो है मैं भी इस ब्लॉग के माध्यम से दूंगा, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ क्यों कहा जाता है, और एक एंटीसिपेटरी बेल जो है मुझे ड्राफ्ट करनी है तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताऊंगा। साथ ही उस केस से रिलेटेड भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहें। हम लोग फ्रेश हो के नहा धो के हो चुके हैं तैयार। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना डेली वर्क्स। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एक केस जिसपे हम लोग को ड्राफ्ट करना है एंटीसिपेटरी बेल। तो चलिए पढ़ते हैं केस और देखते हैं कि उस केस में क्या क्या था। फिर हम लोग बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल भी कैसे फाइल होता है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में कैसे फाइल होता है, उसका क्या फॉर्मेट है, और एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में भी फाइल होता है। वो सारे चीज़ के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे अपना पढ़ाई। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि फाइल पढ़ के कि वो केस है क्या। तो ये सामने जो टेबल पे यही हमारा फाइल है और इसी को आज हम लोग को पढ़ना है और जानना है कि इस केस में क्या क्या हुआ। और साथ ही साथ एक एंटीसिपेटरी बेल भी जो है, जो भी एवं नेम अक्यूज होगा इस फाइल में, उनके लिए ड्राफ्ट करनी है। तो आइए पढ़ते हैं फाइल। तो फाइल हम लोगों ने पढ़ लिया तो हमें पता चला फाइल को देखते हुए कि इसमें जो है एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट पिटीशन फाइल किया है जेएम फर्स्ट क्लास में। इस कंप्लेंट पिटीशन में वो अपने पति, अपने सास ससुर और ननद, ऐसे 5 लोगों को, मतलब 5 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया था। जो कि कंप्लेंट था 498 है, जो जैसा कि हम लोग जानते हैं 498 है आईपीसी का, है क्रुएल्टी किया जाता है वुमेन्स पे, उससे रिलेटेड है 498 है। साथ ही 420 जैसा कि फ्रॉड का केस हो गया, 406 34 कॉमन इंटेंशन और डीपी एक्ट के तहत जो था ये पूरा केस जो था फाइल किया गया था जीएम फर्स्ट क्लास के कोर्ट में। पूरा कंप्लेंट जो था फाइल था। मजिस्ट्रेट जो थे वो इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी ट्रायल करने के बाद कॉग्निजेंस लेते हैं और बाकी चारों अभियुक्त को जो था उन्होंने छोड़ दिया और बस एक एक्यूज जो थे उस पर जो है केस आगे प्रोसीड हुआ, वो था पति। तो पति के लिए ही जो था उसके खिलाफ समन इशू हो चुका था और उसको अपीयर करना था कोर्ट में। तो उसी के लिए आज हम लोगों को क्या करना है, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो फाइल करना है। पूरा फाइल पढ़ने के बाद ये जो था हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तैयार कर लिया था। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तैयार करने के बाद अब उसके क्या करने थे, हम लोग को जो भी लिखा था उसे टाइप करना था लैपटॉप में, तो वो हम लोग ने शुरू कर दिया। बहुत लोगों का सवाल है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। तो एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली एक बेल एप्लीकेशन होता है जो कि 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर फाइल होता है, जो कि न्यू क्रिमिनल लॉज में है, और 438 सीआरपीसी के अंडर फाइल होता था। ये एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली एक सूडो बेल होता है, ये बस एप्रीहेंशन होता है अरेस्ट का। और ये बेसिकली बेल तो होता ही नहीं है, एक सूडो बेल होता है। बस आप अरेस्ट ना हो उसी के अप्रीहेंशन के लिए आप एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है जो कोर्ट में फाइल करते हैं, या वो सेशन कोर्ट होगा या वो हाई कोर्ट होगा। तो ये जो एप्लीकेशन जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था, मतलब एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन, ये सेशन जज जो कि पटना सेशन जज हैं उनके कोर्ट में फाइल करने के लिए ड्राफ्ट हुआ था। आप लोग हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बट एक कॉमन वे है फाइल करने का हाई कोर्ट में कि आपको सेशन कोर्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट फिर आपको कहेगा कि आप एक बार सेशन कोर्ट में फाइल करें। तो उससे अच्छा होता है कि पहले सेशन कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन जो है एंटीसिपेटरी वो फाइल कर लिया जाए। अगर वहाँ से रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट में जाया जाए। अब बात करते हैं कि जैसा कि ये कंप्लेंट केस था, तो क्या कंप्लेंट केस में भी एंटीसिपेटरी फाइल होता है? बहुत से लॉ स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे कि एफआईआर होने से पहले या एफआईआर होने के बाद ही हम लोग एंटीसिपेटरी बेल जो है वो फाइल करते हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट था कि अगर एक प्राइवेट केस में अगर एक प्राइवेट कंप्लेंट किया गया और कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेती है तो जो अक्यूज पर्सन है वो भी क्या कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो फाइल कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है अब हम लोगों ने ड्राफ्ट कर चुका है, उसका हम लोग अब कर लेते हैं टाइपिंग और फिर स्टार्ट करते हैं अब अपना पढ़ाई।
One eternity later. पढ़ाई करते करते मैं हो चुका था तो थोड़ा बोर, तो सोचा कि मैं थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो क्या क्या आज मैंने पढ़ा है, तो आज बेसिकली मैं पढ़ रहा था न्यू क्रिमिनल लॉज, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि ओल्ड आईपीसी को रिप्लेस करके आया। उसमें आज बेसिकली समन के बारे में जाना, और फिर जाना प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, और फिर अटैचमेंट कैसे होते हैं प्रॉपर्टी की। तो 66 जो है सेक्शन बीएनएसएस का, वो बताता है कि समन कैसे सर्व किया जाता है, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। उसमें था कि आप अगर जिस पर्सन के लिए समन भेजा जा रहा है, अगर वो पर्सन नहीं मिलता है, तो उसके किसी भी फैमिली में एडल्ट मेंबर को जो है समन सर्व कर दिया जाएगा, और जो सर्वेंट होंगे फैमिली के, वो जो होंगे वो उनके मेंबर नहीं कहलाएंगे। साथ ही साथ 84 में था प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर, और 85 में था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो आदमी भगौरा घोषित हो जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर लिया जाता है। ये कुछ जो था बीएनएसएस में आज हम पढ़े, और फिर आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले कुछ एंटीसिपेटरी बिल जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है। तो जो बिल ड्राफ्ट होता है और जो टाइप होता है, तो उसका जो फॉर्मेट है, ये बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उसका क्या फॉर्मेट है, क्या लाइन स्पेसिंग दें, कितने पॉइंट्स रखें, हेडिंग का कितना पॉइंट्स रखें, मार्जिन क्या होगा फॉर्मेट का, जो भी हम लोग टाइप करते हैं बिल एप्लीकेशन या किसी भी तरह का पिटीशन जो कि कोर्ट में हम लोग फाइल करते हैं। तो वो चीज़ इस वीडियो में अब मैं बताऊंगा आप सभी को। सबसे पहले तो सिविल कोर्ट या लोअर कोर्ट जो भी हो कहें, उसमें अगर आप किसी भी तरह का पिटीशन एप्लीकेशन, बिल एप्लीकेशन, कंप्लेंट या कोई भी फाइल करें, तो एज सच कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाता है। ये फॉर्मेट बेसिकली हाई कोर्ट के लिए बनाया गया है। तो अगर जो एप्लीकेशन है, अगर आप बिहार से हैं और पटना हाई कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस करें, तो पटना हाई कोर्ट का जो भी ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, वो बेसिकली न्यू फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि अब पहले क्या था कि एक एक पेज छोड़ छोड़ के आदमी जो था, जो भी फाइल करेगा, एक पेज पे, आगे वाले पेज पे ही बस लिखा रहेगा, फिर पीछे वाला पेज खाली रहेगा, फिर नेक्स्ट पेज पे। बट अब क्या है कि अब आप बैक टू बैक जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम्स न्यू रोमन जो है उसमें ही आपको फाइल करना होगा, और 14 पॉइंट जो वर्ड का पॉइंट्स होगा वो 14 होगा। लाइन स्पेसिंग आपको 2 रखना है। मार्जिन आपको लेफ्ट और राइट में जो है 4-4 का छोड़ना है, और अपर और लोअर जो मार्जिन होगा, अपर में आपको 3.5 का मार्जिन छोड़ना है, और साथ ही साथ लोअर में जो होगा वो आपको 2.5 का मार्जिन छोड़ना है। तो यही है पूरा जो फॉर्मेट है जिसमें आप टाइप करके फाइल करेंगे, यही फॉर्मेट पे आपको बेस्ड रखना है। बोल्ड कर सकते हैं, जैसे द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना हाई कोर्ट, ये जो हेडिंग्स होते हैं ये सब आप बोल्ड कर सकते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुल सोएत जो है आप बोल्ड कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको नहीं करना है। ये पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ऐसे तो थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं, बट ये सब में फॉन्ट वॉन्ट में थोड़ा मिस्टेक चलता है। बट इसका ध्यान रखना है कि कौन से जज जो हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या कौन से जज नहीं फॉलो करते हैं। अगर जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वहाँ तो ये गलती स्वीकार की ही नहीं जाएगी। वैसे तो आज मैंने पढ़ाई बीएनएसएस की है, बट काफ़ी दिनों से मुझे मन था कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ क्यों है, इसके इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं बना पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो के माध्यम से जो है इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ क्यों है, ये बताया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक जो पर्टिकुलर सिटीजन होता है उसके ऊपर दो लॉ वर्क करता है। एक जो उसका म्यूनसिपल लॉ होता है, एक अलग अपने अपने कंट्री का अलग अलग लॉ हो जाएगा वो, जैसे इंडिया में रह रहे तो इंडिया में जो भी लॉ अप्लीकेबल है वो सब। और एक उसके ऊपर जो रहता है इंटरनेशनल लॉ रहता है। वो दोनों लॉ एक ही पर्सन को गवर्न कर रही है। तो उसके बावजूद भी जो इंटरनेशनल लॉ है वो वीक लॉ कहलाता है, और जो म्यूनसिपल लॉ है वो स्ट्रॉन्ग लॉ क्यों कहलाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ इसलिए कहलाता है क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं है, सबसे पहली बात, और उतना इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि ये स्टेट का डिस्क्रिशन होता है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी जजमेंट आ रहा है या उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर आ रहा है, वो माने या ना माने। या इंटरनेशनल लॉ कोई भी सैंक्शन लगा रही है, इंटरनेशनल लॉ कोई भी लॉ बना रहा है, तो उसको मानना ना मानना ये स्टेट के डिस्क्रिशन पे होता है। ये आप जबरदस्ती मनवा नहीं सकते हैं लोगों से। वहीं म्यूनसिपल लॉ जो है, अगर आपके खिलाफ कोई जजमेंट आ गया, और तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लॉ नहीं मानूंगा और मैं नहीं जेल जाऊंगा। आपको मानना ही पड़ना पड़ेगा, ये आप पे डिस्क्रिशन है। आपको मानना ही, आप उसे नकार नहीं सकते। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में जो कंट्रीज है वो उनके मन पे है कि वो माने या ना माने। इसी कारण से जो है रियल पावर का एब्सेंस हो जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ कहा जाता है और म्यूनसिपल लॉ को स्ट्रॉन्ग लॉ कहा जाता है।
तो फाइनली आज का ब्लॉग अब हम लोग करने जा रहे हैं एंड। और इस ब्लॉग में हम लोगों ने देखा कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, और एंटीसिपेटरी बेल या बेल से रिलेटेड जो भी बीएनएसएस में प्रोविज़न है, ये प्रॉपर और सही से मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ क्यों है। और इंटरनेशनल लॉ का भी और वीडियोस है जिसका डिस्क्रिप्शन में अपने जिसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। साथ ही साथ फॉर्मेट देखा कि कोई भी एप्लीकेशन जो है या पिटीशन जो है कोर्ट में फाइल होता है तो उसका जो टाइपिंग होगा उसका फॉर्मेट एमएस वर्ड पे क्या होगा। इसी के साथ आज का डे होता है एंड। वीकेंड ब्लॉग का ब्लॉग भी होता है एंड। कल मिलते हैं बालसा के ऑफिस में और देखते हैं डे थर्ड का ब्लॉग। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग शेयर करें। इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय।